वो अनमोल बातें सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप के हिसाब से प्यास लगती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ब्लड ग्रुप के हिसाब से प्यास लगती है। आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं, पांचों का ब्लड ग्रुप अलग है, तो पांचों की प्यास भी अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा प्यास अगर किसी को लगती है तो बी ब्लड ग्रुप को लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि ओ ए इनकी किडनी खराब है, कुछ इनका संरचना ही ऐसी है शरीर की कि इनको पानी जो है कम लगता है ना। ओ को ए को सबसे कम लगता है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे को हार्डली 1 लीटर पानी लगता है, और ठंड में तो 2 ग्लास पानी दिन भर में मेरा काम चल जाता है। तो ये इसी प्रकार से होता है। ओ ग्रुप की अपनी रिक्वायरमेंट है, बी की अपनी है, ए बी की अपनी है। तो ब्लड ग्रुप के हिसाब से प्यास लगती है ना। आरओ वाटर के बारे में कुछ बताइए। आरओ वाटर जो है अच्छा होता है कि बुरा होता है? आरओ वाटर और डायलिसिस के दौरान निकलने वाला पानी दोनों समान होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। यदि दोनों ही पानी हरी घास पर डाल दिए जाए तो कुछ ही दिनों में घास जो है सूख जाएगी या फिर पीली पड़ जाएगी। इतना ये पानी जो है निर्जीव और डेड होता है। इसको सूखा पानी, हंगरी वाटर भी कह सकते हैं। तो ये वो पानी होता है। तो हरी घास को भी अगर ये डाला जाए तो घास फलेगी फूलेगी नहीं, सूख जाएगी। तो ये आरओ के बारे में हमने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। वैसे तो डिटेल में अगर आरओ पे बात करते हैं 1 घंटा आरओ पे ही बात कर सकते हैं, पर ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि जो लोग समझते हैं कि उनके पास आरओ है और वो जो है बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है आरओ लेके। तो आरओ जो है, अगर बेसिक इम्प्यूरिटीज को हटा दिया जाए तो उसके अलावा वो, अगर कोई बहुत ही लोकल आरओ है तो अच्छी चीजें, हेल्दी मिनरल्स भी पानी से निकाल देता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कैल्शियम निकाल देगा, मैग्नीशियम निकाल देगा, और बहुत सारी चीजें निकाल देगा जो आपके फायदे की है। तो बुरी तो गई, अच्छी भी गई। और हार्डनेस तो निकालने गया था आरओ, पर हार्डनेस के साथ उसने जो चीजें रोक सकता था उसको भी हटा दिया। तो वो पानी जो है वो फिर उसके लिए टीडीएस कंट्रोलर लगाए जाते हैं, या फिर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि सामान्य पानी भी आरओ के साथ मिक्स होकर चला जाए, ताकि जो है पानी की गुणवत्ता बरकरार रहे। ये इस प्रकार से फिर वो लोग एडजस्टमेंट करते हैं। बाकी जिनके घर नदी का पानी आता है, तो नदी का पानी सर्वश्रेष्ठ है। आरओ का पानी अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि पानी लिटमस सॉल्यूशन डालने पे येलो हो जाता है। तो उसका उपाय क्या है? एक तो है कि हम कुछ कार्ट्रिज लगाएं और जिससे उसका पीएच बढ़े। दूसरा ये है कि आरओ वाटर को हम एक स्टील के कोठी में इकट्ठा करें, और स्टील की कोठी में इकट्ठा करें तो उसमें बहुत सारे पत्थर मिला दें जो नदी के किनारे होते हैं। अगर ये पत्थरों का पानी से कनेक्शन हो जाएगा तो 8 से 10 घंटे के अंदर वो पानी जो है उसका पीएच बढ़ जाएगा और उसके अंदर मिनरल्स भी आ जाएंगे। तो ये प्रयोग करके देखा जा सकता है। अगर महंगी महंगी कार्ट्रिज से काम नहीं बन रहा है तो नदी के जो पत्थर हैं वो स्टील की कोठी में रखें, उसमें आरओ का पानी डालें। 7 से 8 घंटे में पानी का पीएच बदल जाएगा। तो ये करके हम हमारे पानी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही पानी पत्थर के संपर्क में आएगा उसका पीएच जो है बदल जाएगा। फिर इससे जब हम कैंगन बनाएंगे तो और अच्छा निकलेगा। दूसरी बात, समुद्र के पानी का पीएच और टीडीएस कितना है? तो बहुत ज्यादा है टीडीएस समुद्र के पानी का, इसलिए वो पीने लायक नहीं है। 6,600 और 8.2। हमारे कैंगन वाटर 11.5 का पीएच भी 660 के करीब आता है टीडीएस। इसलिए उस पानी को भी प्राय पीने की सलाह नहीं दी जाती अनलेस एंड अनटिल ब्लॉकेज हो, कोई कोमा में हो, तो उसका भी टीडीएस जो है ज्यादा है। समुद्र जितना नहीं है, पर समुद्र से जो है कम है, पर 660 के आसपास हम देखते हैं उसका टीडीएस आता है हमारे 11.5 पीएच के पानी। किसको कितना पानी पीना चाहिए उसका कोई फार्मूला है क्या? बिल्कुल फार्मूला है। 1 लीटर पानी प्रति 15 किलो बॉडी वेट है ना। मतलब अगर आपका 15 किलो वजन है तो 1 लीटर पानी आपको जो है लगेगा। हम दिन में कितना पानी पी सकते हैं? हम 10 से 12 लीटर पानी मैक्सिमम पी सकते हैं। इतना पानी हमारे लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। पानी बैठकर पीना चाहिए, ये सही है क्या? बिल्कुल। यदि हम खड़े खड़े पानी पीते हैं, क्योंकि पानी में वजन होता है, पानी लार से मिक्स नहीं हो पाता, तो जनरली जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनको हर्निया की शिकायत, पेट दर्द की शिकायत, अपेंडिक्स तक की शिकायत जो है हो जाती है। तो बच्चे जनरली पीते हैं खड़े खड़े पानी जल्दी जल्दी में। तो पानी हमेशा हमें बैठकर पीना है, नहीं तो हमें जो है हर्निया शिकायत होने के चांसेस हैं। तो पानी को कभी भी खड़े रहकर नहीं पीना है, अवॉइड करना चाहिए। मुंह ऊपर कर बोतल से पानी पी सकते हैं क्या? सही है क्या? नहीं, सही नहीं है। पानी जो है मुंह की लार से मिक्स नहीं हो पाता अगर हम मुंह ऊपर करके बोतल से पानी पीते हैं, तो बिल्कुल गलत है। बोतल मुंह से लगा के पानी पीजिए तभी, अगर आपको बोतल से ही पीना है तो। सेकंड, खाना खाने की कितनी देर पहले और बाद पानी पिया जा सकता है? खाना खाने के आधा घंटा पहले आप पानी पियेंगे तो ये बिल्कुल सही है। जब भी हमें भूख लगती है पहले हमें पानी पीना चाहिए। अगर हम पानी नहीं पीते हैं, सीधे खाना खाते हैं, तो ये भी गलत है। हमेशा जब भी भूख लगे पहले पानी पीजिए, उसके बाद अगर ओरिजिनल आपको भूख लगी है तो फिर आपको आधे घंटे बाद क्रेविंग डेवलप हो जाएगी।
तो ये तरीका अपनाइए, इससे भी आपका वेट लॉस होगा। हमेशा जो है एकदम से जैसे आपको प्यास लगे, लोग सीधे कुछ न कुछ खा लेते हैं, तो हमेशा पानी पीना है जब भी हमें ऐसा कुछ खाने का मन करे। और खाना खाने के फिर 90 मिनट बाद हम पानी पीते हैं तो वो सही है। उसके पहले पानी, न्यूट्रल पानी भी पीना जो है ये गलत है। पानी नहीं पीना है खाने के इमीडिएट बाद, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। खाना खाते समय बीच में पानी पी सकते हैं, बिल्कुल पिया जा सकता है। खाना खाते-खाते 1 गिलास पानी जो है वो आप पी सकते हैं। इसमें 8.5 पीएच का पानी भी आप घुट-घुट करके पी सकते हैं। नहीं तो न्यूट्रल वाटर आप पी सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद पानी पीना बिल्कुल सही नहीं है। जिस प्रकार से हम सिलबट्टे पर ये चटनी को पीसते हैं तो पानी के छींटे देते हैं। वो क्यों देते हैं? ताकि उस धनिया, वो मिर्ची जो, वो प्याज़ जो हमने डाला है उसमें से कुछ जूस निकल सके। तो ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को चबा के अंदर डाल रहे हैं लार के साथ, तो हमें एक्चुअली पानी लगेगा। अगर कोई बहुत सॉलिड फूड है, हम ब्रेड खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं जिसमें 20% पानी है, तो हमें उसमें से न्यूट्रिशन निकालने के लिए पानी लगेगा। तो बीच में पानी पीना गलत नहीं है, पानी पिया जा सकता है मॉडरेट, है ना, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पानी पीने के नुकसान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। शरीर में सूजन आ जाएगी, हमारे सेल्स अपने मिनरल्स को छोड़ देंगे, है ना? 10 से 12 लीटर पानी पीने लायक, इससे ज़्यादा नहीं पीना है, नहीं तो कमज़ोरी आ सकती है आपको। ध्यान रखिएगा, पानी बहुत सारा नहीं पीना है। और बहुत सारी प्यास भी उसी को लगेगी। साइंस कहता है कि जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा टॉक्सिन है, उसको उतना ज़्यादा प्यास लगेगी। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन कम है, तो आपको प्यास भी कम लगेगी। इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा प्यास आपको लग रही है, इसका मतलब बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, जो जैसा मैंने पहले मेरे स्लाइड में बताया है कि हमें जो है ग्रीन जूसेस अगर हम लेंगे कैंगन के साथ मिला के, तो डिटॉक्सिफिकेशन अगर होता है, तो हमारी प्यास भी क्रमशः फिर कम होती जाएगी। क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन नहीं रहेगा तो बॉडी ज़्यादा पानी नहीं मांगेगी, है ना? ब्लड प्रेशर को जाँचने का सही तरीका क्या है? ये सबसे पहला, यहाँ से हम काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड्स अब चालू करने जा रहे हैं। तो जितनी भी आपकी उम्र है, वो 100 में जोड़ दीजिए, वो आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप दिया गया है, अगर 45 आपकी उम्र है और 145 आपका अगर सिस्टोलिक आता है, वो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा 120 क्यों नहीं आ रहा है ना? 145 भी आता है, उम्र प्लस 100 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और ये भारत में आयुर्वेद में यही जाँचने का तरीका है ब्लड प्रेशर को। हार्ट के पेशेंट को खूब पानी पिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। हार्ट का पेशेंट जो होता है और किडनी डायलिसिस का पेशेंट है ना, कोई फ़र्क नहीं है। हार्ट पेशेंट को भी कम पानी पिलाया जाता है, किडनी पेशेंट को भी कम पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो अगर कोई हार्ट पेशेंट है, उसको आपको भर-भर के जूस पिला देंगे, भर-भर के अगर पानी पिला देंगे, कोई-सा भी पानी हो, कैंगन वाटर हो, ऑर्डिनरी पानी हो, तो वो जो है, वो सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हार्ट अभी जो है, कैपेबल नहीं है ज़्यादा पानी को झेलने के लिए। तो उसको 1 लीटर पानी पर्याप्त है हार्ट पेशेंट के लिए। है ना? यदि मुझे हार्ट अटैक का खतरा है क्या? यदि आप सुबह का रक्तचाप और रात का रक्तचाप आपका बराबर है, तो आपको हृदयघात का फ्यूचर में खतरा है ना? मतलब सुबह अगर आपका ब्लड प्रेशर 145 आ रहा है, 145 आपकी 45 आपकी एज है, तो रात को आपका रक्तचाप जो है उससे स्लाइटली कम होना चाहिए, 120 या 130 होना चाहिए, क्योंकि रात को ज़रूरत नहीं है बढ़ने की, पर रात का भी अगर 145 ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें हार्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हार्ट की चिकित्सा करने की ज़रूरत है, हार्ट की केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें आगे जाके हार्ट अटैक आ सकता है ना? क्या मेरी किडनी सही काम कर रही है? सुबह से लेकर दोपहर तक आपको अगर यूरिन आ रहा है और रात को भी सेम आ रहा है बार-बार, हर आधे-आधे घंटे में अगर आपको यूरिन आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि किडनी की कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि सुबह से दोपहर तक यूरिन अगर अच्छी क्वांटिटी में आता है तो चलेगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन ढलता है, शाम होती है, गोधूली बेला के बाद यूरिन का आउटपुट भी कम होना चाहिए, ज़्यादा यूरिन आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सारे मिनरल्स जो हैं, सब निकल जाएँगे यूरिन से। तो यूरिन अगर आपको रात में भी उतना ही आ रहा है जितना दिन में आ रहा है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो इसका मतलब आगे-पीछे हमारा किडनी भी खराब हो सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये बातें हैं। मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो क्या मेरी किडनी खराब हो गई है? जब भी आप नॉन-वेज खाएँगे, दूध से बने हुए उत्पाद लेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा अत्यधिक व्यायाम करेंगे, रनिंग करेंगे, तो भी क्रिएटिनिन आपका बढ़ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि सिर्फ़ यही कारण नहीं है डायलिसिस का या किडनी खराब होने का। नॉर्मल भी क्रिएटिनिन किसी का भी बढ़ सकता है, अगर कोई नॉन-वेज ले लेगा तो भी उसका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक सामान्य हो जाएगा। पर यदि किसी का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो हमने पहले भी बताया है, वो अपने प्लेट से जो है दूध, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, नॉन-वेज निकाल दे। तेल स्पेशली किडनी का दुश्मन है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो तेल, घी, चिकनाई, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन-वेज इसको अलग कर दें। सलाद के साथ रोटी खाना चालू करें और धनिया पत्ता जो हमने ऑलरेडी पहले भी बताया है बार-बार कि कैंगन पानी में डिप करके रखें 9.5 पीएच में
और इसके बाद एक 24 से 25 मिनट के बाद इसको निकालें, मिक्सर में डालें, इसमें कैंगन पानी मिलाएं। अगर कोई डायलिसिस पेशेंट है तो 1 ग्लास सफिशिएंट है। अगर प्रॉपर यूरिन आ रहा है और सिर्फ क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और ब्लड यूरिया बढ़ा है तो फिर 2 ढाई ग्लास पानी तो 100 ग्राम धनिया पत्ता में मिलाइए और उसको पी जाइए। आप ऐसा करेंगे तो 7 से 8 दिन में आपका क्रिएटिनिन जो है वो सामान्य होने लगेगा। ये प्रूवन नुस्खा है। हज़ारों लोग इस फ़ॉर्मूले को अपना चुके हैं। कैंगन वाटर 9.5 में जब भी आप धनिया पत्ता मिला के लेंगे तो तेज़ी से आपका क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड जो है सामान्य होने लगता है। तो ये विदिन 20 डेज़ हो जाता है, इसमें कोई बहुत सालों नहीं लगते। तो जो काम औषध नहीं कर पाता वो काम कैंगन वाटर और धनिया पत्ता कुछ दिनों में कर देता है। तो मेरे डॉक्टर ने अल्कलाइन पानी पीने से मना किया है, क्योंकि हाँ, वो मना करेगा क्योंकि उन्होंने जो एसिड और बेस की जो परिभाषा पढ़ी है, तो वो बोलेंगे अल्कलाइन मत पीजिए ना। पर इसमें मज़े की बात ये है कि 8.5, 9 और 9.5 पीएच का जो पानी है, ये अल्कलाइन है ही नहीं, ये माइल्ड अल्कलाइन है। जैसे ही हम इसमें सोडा या नींबू डालते हैं, ये लाल हो जाता है, मतलब इसका पीएच जो है वो चेंज हो जाता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन चीज़ होगी, हम नींबू डाल लें या कुछ भी डाल लें एसिड, वो चेंज नहीं होगा। जैसे बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा में आप नींबू डालेंगे तो भी बेकिंग सोडा हरा ही रहेगा, है ना? या आप सोडा में बेकिंग सोडा डाल देंगे तो सोडा जो लिटमस से लाल हुआ है वो हरा हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है बेकिंग सोडा जो, इसीलिए ये शरीर के लिए हानिकारक भी है। जब खाने में डाला जाता है तो ये खाने को फुला देता है, पेट में जब ये खाना जाता है तो हम जो है बहुत ज़्यादा इस प्रकार का खाना खा भी नहीं पाते। बेकिंग सोडा अगर खाने में मिलाया गया है तो वो खाना जो है वो सुपाच्य नहीं है, उसके लिए फिर बॉडी को और एसिड छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो खाना हानिकारक हो जाता है। लेकिन 11.5 पीएच का जो पानी है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो सोडियम क्लोराइड जो एक न्यूट्रल सॉल्ट है उससे बना है, पर वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसमें भी आप नींबू डालेंगे तो वो भी हो जाएगा रेड, या जो अपना कलर छोड़ देगा। पर फिर भी कंपेयर टू ये तीनों पानी, वो न्यूट्रल पानी से 1 लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली ये पानी है। इसलिए इस पानी का उपयोग जो है हमें लिमिटेड करना है। जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं तब करना है, या तेल की चिकनाई का हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं तो इस पानी का नियमित इस्तेमाल करना है। या हमें अनिद्रा की शिकायत है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीएच काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको लिमिटेड मात्रा में पिया जा सकता है। ब्लॉकेज में हम आधा लीटर पीने की सलाह देते हैं। कैंसर में रॉबर्ट जीराइड जो है इसको 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन पीने की सलाह देता है। इतना सफिशिएंट है, ज़्यादा पिएंगे तो लूज़ मोशन भी लग सकता है, तो वो ध्यान हमें रखना है। हमारे ब्लड का पीएच चूँकि 7.365 है, इसलिए हमें हर चीज़ वो लेना है जो इस पीएच से ऊपर हो। तो सिर्फ़ कैंगन वाटर हमें मिलता है, पत्तियाँ हैं, ज्वार है और कैंगन पानी है, जो हमें ये भरोसा देता है कि हमारे ब्लड का पीएच जो है वो मेंटेन कर लेगा, वो टेक केयर कर लेगा, ब्लड को कैल्शियम पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 8.5 से हम जब स्टार्ट करते हैं, 8.5, 9, 9.5, तो ये तीनों ही पानी जो है पीने लायक है। कब-कब पीना है वो भी अगली स्लाइड्स में आ जाएगा, क्यों ऐसा करना है वो भी आएगा। मानव सेल का जो टीडीएस होता है वो 200 होता है, इसलिए मैक्सिमम 200 टीडीएस का पानी हमारे लिए पीने लायक है और यही पानी हमें पीना चाहिए, है ना? कैंगन मशीन को कितने टीडीएस का पानी दिया जा सकता है? आइडियली तो हम 120, 130 देते हैं, पर इतना 200 टीडीएस का पानी दिया जा सकता है। बस यही है कि मशीन को फ्रीक्वेंटली साफ करना पड़ेगा। इस प्रकार के पानी को देने से कोई नुकसान नहीं है। 9.5, 9, 8.5 सभी पानी प्रॉपर बनते हैं, पर अगर हमने मशीन पे ध्यान नहीं दिया तो क्योंकि इतना टीडीएस का पानी देंगे तो बट नेचुरल उसमें कैल्शियम होगा और थोड़ी हार्डनेस ज़्यादा होगी, तो वो जो है मशीन पर जब ये कैल्शियम जमेगा तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन मशीन बंद कर देगी। इसलिए आइडियल टीडीएस जो है वो 120, 130 है, और जो लोग मशीन को फ्रीक्वेंटली साफ करते हैं, वो 180, 200 तक का भी पानी उसको दे सकते हैं। वो उनको हर 7 दिन में प्रॉपर मशीन को फिर क्लीन करना पड़ेगा, ई-क्लीनिंग उसकी करना पड़ेगी, और हर 45 दिन, 50 दिन में डीप क्लीनिंग भी उसकी करना पड़ेगी। कैंसर सेल के एसिडिक होते हैं, कैंसर सेल जो है एसिडिक ही होते हैं, पर वो हमारे जो नॉर्मल सेल से अल्कलिनिटी खींच लेते हैं और नॉर्मल सेल से ज़्यादा अल्कलाइन हो जाते हैं। अब यही कैंगन पानी का रोल आता है कि जब हमारा सामान्य सेल से भी आप अल्कलिनिटी खींच लोगे, उसका पीएच डिस्टर्ब कर लोगे, तो वो सेल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी इसलिए हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए कीमोथेरेपी जो दी जाती है, वो एसिडिक होती है, ताकि मतलब कैंसर सेल अल्कलाइन हो गए तो उनको मारने के लिए एसिड का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम जो कीमोथेरेपी की बात करते हैं, हम जो कैंगन वाटर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि नॉर्मल सेल की अल्कलिनिटी बढ़ा दो, ताकि नॉर्मल सेल अल्कलाइन हो जाएगा, तो नॉर्मल सेल जब अल्कलाइन होगा तो वो कैंसर सेल से फाइट कर लेगा, और जैसे अल्कलिनिटी बढ़ती है, वैसे ट्यूमर्स जो हैं वो छोटे होते हैं। तो इस कारण से जो है कैंगन वाटर का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। अगर बॉडी को अल्कलाइन कर दिया जाए तो जो नॉन कैंसर सेल है वो मजबूत होगा और कैंसर सेल छोटा हो जाएगा। पीएच के बढ़ने से कैंसर सेल जो है डिस्टर्ब होता है। तो ये बात है, नोट करें इस बात को कि कैंसर सेल अल्कलाइन हो क्यों जाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है।
शरीर अपना पीएच कैसे संतुलित करता है? आपके फेफड़े, आपकी किडनी, ये दोनों मिलकर शरीर का पीएच संतुलित करते हैं, है ना? फेफड़े जो आप सांस लेते हैं, जितना डीप ब्रीथिंग करेंगे उतना बॉडी अपना उसका जो पीएच है उसको सेट करेगी, उसको संतुलित करेगी। कैंगन पानी अच्छे से काम इसके लिए क्या करना चाहिए? जमीन के ऊपर कुछ बिछा कर लेट जाइए पीठ के बल, और दोनों पैर सीधे आपस में मिला मिला लीजिए, थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं। दोनों हाथों की आकृति अंग्रेजी के अक्षर टी की तरह बनाइए, अपनी नाभि के ऊपर एक किताब रख लीजिए, सांस फूलते समय लेते समय वो किताब ऊपर जाएगी, सांस छोड़ते समय वो किताब नीचे आएगी, पेट पिचकना चालू होगा। ये आइडियल कंडीशन है। 40-45 मिनट्स अगर हम कर लेंगे, तो जो भी इरेगुलर मेंसेस है, पीसीओडी की तकलीफें हैं, मोटापा है, उच्च रक्तचाप है, सारी चीजें आपकी सिर्फ इस ब्रीदिंग से, क्योंकि ये ब्रीदिंग करने से आपकी किडनी को बहुत ताकत मिलती है, आपकी बॉडी पूरा पीएच आपका सेट करती है। तो कैंगन पानी पी के भी इस व्यायाम को किया जा सकता है, और इस व्यायाम के बाद भी कैंगन पानी पिया जा सकता है। इससे नींद भी अच्छी आएगी आपको, याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी इससे। अगर बच्चे भी इसको करेंगे, आप भी करेंगे, तो कुछ भी पढ़ेंगे तो इजीली याद रहेगा। याददाश्त या भूलने की बीमारी में इसमें विद इन 7 डेज ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो कैंगन पानी पी के भी इस व्यायाम को किया जा सकता है, या इसके बाद दोनों जैसा आपको सूट हो वैसा आप कर सकते हैं, है ना? कैंसर सेल भी सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे अगर ये 2 घंटा डेली इसको किया जाए, तो इसके प्रचंड लाभ हैं। 1 घंटा 40 मिनट तो उसको करना ही चाहिए, है ना? हरी घास या मिट्टी पर चलना क्यों फायदेमंद है? शरीर का वोल्टेज, जो कि मोबाइल, कंप्यूटर, इस प्रकार के उपकरण आप जो यूज करते हैं, इससे 0 से बढ़ के 24 तक चला जाता है। इसी के लिए आजकल जीरो वोल्ट थेरेपी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, है ना? ये जो मिट्टी पे अगर हम चलते हैं, घास पर चलते हैं, तो जो है हमारी बॉडी का जो वोल्टेज है वो 0 की तरफ जाता है। धरती हमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है, धरती इलेक्ट्रॉन डोनर है। आधा घंटा मिट्टी पर चलने से हमारे घुटनों में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, 2 घंटा चलने पर इलेक्ट्रॉन हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। इसलिए नंगे पैर चलने की सलाह घास पर या मिट्टी पर दी जाती है। पर जिनके पास समय नहीं है वो क्या करें? उनके लिए एक ही विकल्प है, वो कैंगन पानी 9.5 पीएच का रोज सुबह 1 लीटर, सवा लीटर पिए, तो मिट्टी पर चलने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कैंगन वाटर पानी 9.5 निकालिए, एक टब में रखिए और उसमें पैर भिगो के बैठ जाइए, पैर को आगे पीछे करिए। अगर हम ऐसा आधा घंटा भी करते हैं डेली, तो भी मिट्टी पर चलने के सारे फायदे हमें ये ऐसा करने से ही मिल जाएंगे। हम सोफे पे बैठ जाइए, कैंगन पानी 9.5 रखिए, उसमें पैर भिगो के बैठिए, पैरों को आगे पीछे करिए। ऐसा करने से भी आपको जो है आपकी शुगर भी नियंत्रण में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी मस्तिष्क तक पहुंच जाएंगे, आपकी बॉडी का वोल्टेज जो है वो भी 0 से पीछे चला जाएगा। जो हम चाहते हैं कि नेगेटिव वोल्टेज रहे, ताकि नए सेल्स का उत्पादन हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको आप जो है जिनको चलने की आदत नहीं है, वो कैंगन पानी में पैर डुबा के बैठे वो आधा घंटा पैरों को आगे पीछे करते रहें। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और मिट्टी पर चलना जितना कारगर है, उससे जो है दोगुना कारगर है ये, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? -300 का ओआरपी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। क्या होता है? पानी पतला होता है। 11.5 पीएच का पानी बेहतरीन निकले, इसके लिए उपाय बताइए। तो पानी का टीडीएस जितना आप कम रखेंगे, मतलब बहुत कम नहीं रखना है, 60 से 80 के बीच रखेंगे तो बहुत अच्छा निकलेगा पानी। उसके बाद 11.5 पीएच के पानी से रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं टूटता? रिफाइंड ऑयल टूटेगा ही नहीं, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में से खुशबू निकाल ली जाती है, चिकनाई निकाल लिया जाता है। उसमें अनेक प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ मिलाए जाते हैं, हेक्सेन जैसे। उसके तापमान को बढ़ाया जाता है। तापमान को बढ़ाने से ट्रांस फैट जो होता है, वो निर्मित होता है, और ये ट्रांस फैट जो है ये टूटता नहीं है। जो 11.5 पीएच का पानी इसको तोड़ नहीं पाता, तो उसको खून भी नहीं तोड़ पाता, ये जम जाता है और फिर बॉडी इसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देती है। तो जब हम कैंगन पानी 11.5 पीएच का इमली के साथ पीते हैं, तब फिर ये जाकर एक प्रक्रिया के तहत टूटता है। अदरवाइज इसको गोली से भी तोड़ा नहीं जा सकता, ये जम जाता है, इसी के कारण फिर हार्ट अटैक आता है। तो ये समझिए कि रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं टूटता है ना? ट्राइग्लिसराइड, ये मैंने अभी समझा ही है, आर्टिफिशियल ट्रांसफैट हमारे शरीर में निर्माण हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण आगे चल के हार्ट अटैक आता है। और इसको कैंगन वाटर ही तोड़ सकता है इमली के साथ। पर रिफाइंड ऑयल नहीं टूटता, रिफाइंड ऑयल जो है 11.5 भी नहीं तोड़ सकता। तो 11.5 पीएच के पानी से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। इमली वाला प्रयोग इससे बिल्कुल कंट्रोल में किया जा सकता है, मात्र 7 से 15 दिन में, है ना? दाँत में अगर पायरिया हो जाए, दाँत में अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या करना है? कुछ कुछ लोग मैंने देखा है कि 2.5 पीएच के पानी से कुल्ला करते हैं। ये बात आप समझ लें कि 2.5 पीएच का जो पानी है, ये पानी एक्चुअली आपका जो दाँत में जो बैक्टीरिया होता है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही पलता-फूलता है। तो 2.5 आपको वो फ़ायदा नहीं करेगा, जो फ़ायदा आपको 11.5 पीएच का पानी करेगा। उसमें अजवाइन डाल लें 1 चम्मच, कुछ 10-20 लौंग डाल लें, पुदीना पत्ता डाल लें, उसको 12 घंटे के लिए 11.5 पीएच का पानी रख दें काँच की बोतल में। अगले दिन जब आप इससे कुल्ला करेंगे, तो किसी भी प्रकार का दाँत दर्द हो,
आप देखेंगे कि आपको दिन भर में ही इसमें जो है आराम मिल जाएगा। मतलब आपको इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाने की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इमीडिएट रिलीफ चालू हो जाएगा। तो 11.5 पीएच के पानी का कुल्ला आपको जो है बेनिफिशियल है, 2.5 पीएच की जगह आप इसका उपयोग करें, है ना? 11.5 पीएच रोगियों को मधुमेह में क्या फ़ायदा कर सकता है? तो शुगर डिस्ट्रॉयर पानी है, खाना खाने के आधा घंटा पहले लें, रात को सोते समय 1 ग्लास लें, 1-1 ग्लास लें, स्टार्च युक्त भोजन को इसमें भिगो के रखें, 1 घंटा उसके बाद इसका सेवन करें, तो जो है आपका शुगर जो है कंट्रोल में रहेगा, है ना? 11.5 पीएच का पानी हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ कर सकता है ना? फलों और सब्जियों के अंदर हाइड्रोजन प्रवेश कर जाएगा, जब भी हम इसमें सब्जियों को धोएँगे और जितने जो एंटीऑक्सीडेंट है वो एक्टिव हो जाएँगे, पेस्टिसाइड निकल जाएगा, पेस्टिसाइड के निकलने से फ्री रेडिकल डैमेज रुक जाएगा, फ्री रेडिकल डैमेज रुकने से आपके सेल हेल्दी हो जाएँगे, आपके सेल के अंदर जो विटामिन ई होता है, वो मजबूत हो जाएगा, इससे आपका कैंसर का खतरा कम हो जाएगा। तो 11.5 पीएच का पानी पेस्टिसाइड भी निकाल देगा, हाइड्रोजन फलों सब्जियों के अंदर डाल देगा, ये हाइड्रोजन जब शरीर के अंदर फलों और सब्जियों के माध्यम से जाएगा तो सारे विटामिन और मिनरल जो है, क्योंकि ये पानी पतला भी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके निकल जाता है, तो सारे विटामिन मिनरल्स भी ये सेल में तुरंत पहुंचा देगा। इसलिए सब्जी आम आदमी जो खाता है कच्ची, और कैंगन वाटर यूजर जो खाता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो जो सब्जी खा रहा है उसमें उसको हाइड्रोजन की मदद से उसके मिनरल्स जो है वो हमारे ब्लड सेल्स के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत एक अद्भुत इसका उपयोग है। 11.5 पीएच का पानी निश्चित तौर पे कमाल का है ना? 11.5 पीएच के पानी का एनीमा लिया जा सकता है, जिसको पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, जिसको शुगर है, वो इस प्रकार का एनीमा पॉट लाए, और अगर कॉन्स्टिपेशन उसको हो रहा है, तो एनीमा जो है नियमित लें। एनीमा का अगर आप टाइप करेंगे नेट पे, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। सुबह जैन करके एक यूट्यूबर है, उनका भी वीडियो है, एनीमा कैसे लेना है, एनीमा के फ़ायदे क्या हैं, उस प्रकार का वीडियो है। तो अगर आप इस प्रकार से लेंगे तो भी आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन में आपको मदद मिलेगी। ये पानी जो है पूरे मल को गला-गला के निकाल देगा। तो 11.5 पीएच का पानी का एनीमा जो है बहुत फ़ायदेमंद है। ये ट्यूमर तक को गला सकता है, जो भी कैंसरस ट्यूमर्स हैं, क्योंकि इस बड़ी आंत में 76 पॉइंट्स होते हैं, जिस पे मल जम जाता है, और मल के जमने से जो है हार्मोन का रिसाव बंद हो जाता है। तो जब हम इस प्रकार के पानी से एनीमा लेते हैं, हम दिन में 3 बार 4 बार भी इस प्रकार का एनीमा ले सकते हैं। हम देखते हैं तुरंत हेल्थ मिलता है, गैस से रिलीफ मिलता है, और इससे डायबिटीज भी कंट्रोल में आता है एनीमा लेने से, है ना? कैंगन पानी बीपी शुगर में क्या फायदा करता है ना? बीपी शुगर जितनी भी चिकनाई मौजूद है, जिसके कारण शुगर सेल्स में नहीं जा पा रही है, जो दरवाजे सेल के खराब हुए हैं, उनको कैंगन पानी हील करता है। इसलिए ये इससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है, इससे शुगर भी कंट्रोल में आता है, और गोलियां आपकी सारी जो है इसमें बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ये फैट को काटता है। 11.5 पीएच का जो पानी है, ये फैट काटने वाला पानी है, शुगर डिस्ट्रॉयर है, इमल्सिफायर है, ट्राइग्लिसराइड को जो है वो काट देता है, कोलेस्ट्रॉल को काट देता है। तो ये पानी जो है, ये वास्तव में वरदान है। 11.5 पीएच, है ना? पुरुषों में अगर स्पर्म काउंट कम हो जाए तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर कोई भी कंसीव करना चाहता है, स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा है, टैबलेट्स ले रहे हैं, तो आधा गन्ने का रस 300 ml और 300 ml 9.5 पीएच का पानी मिला के इसको तुरंत पी जाइए, प्रतिदिन इसको करिए। 1 महीने बाद आप देखेंगे। सेकंड, मैंने केला भी बताया था शुरुआत में। बनाना अगर आप लेते हैं, कैंगन पानी में बनाना छील के रखिए, मतलब उसका कवर निकाल के, और 20 से 25 मिनट के बाद 9.5 पीएच में भिगो के रखिए। तो ये बनाना अगर आप खाते हैं, तो इससे भी जो है स्पर्म काउंट बढ़ता है। 3 से 4 बनाना अगर प्रतिदिन आप खाते हैं, तो इससे भी जो है स्पर्म काउंट तेजी से बढ़ता है। व्हाइट डिस्चार्ज और में 9.5 पीएच का क्या रोल है ना? अगर किसी को व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के कुछ समय पहले तक, तो होना सामान्य बात है, पर अगर उसके कंटिन्यूअसली हो रहा है, महीनों-महीनों हो रहा है, तो एक्चुअली महिलाओं को पता भी नहीं चलता है, और बाद में यही व्हाइट डिस्चार्ज पिंक डिस्चार्ज या रेड डिस्चार्ज लाल पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे-धीरे फिर बाल झड़ने लगते हैं, थायराइड हो जाता है, और सारी समस्याएं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सारा कुछ होने लगता है, ये जो व्हाइट डिस्चार्ज के कारण। तो अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो 1 चम्मच चावल को काँच के जार में 300 ml 9.5 पीएच पानी में 3 घंटे तक भिगो के रख दीजिए। उसके पश्चात इस पानी को छान के दिन भर घुट-घुट करके पी सकते हैं, या एक साथ भी पी सकते हैं। 1 महीना नियमित करेंगे, तो आपको व्हाइट डिस्चार्ज की जो समस्या है, उसमें आपको जो है राहत मिल सकती है, मिलती ही है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड लेते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज का अगला प्रयोग जो है, व्हाइट डिस्चार्ज जो है, उसका अगला प्रयोग हम देखते हैं। 1 चम्मच आंवला पाउडर जो है आपका,
उसके अंदर आप जो है 1 चम्मच शहद मिलाएं, उसमें 1 गिलास कैंगन पानी मिलाएं और सुबह सुबह इसको खाली पेट ले लें। अगर ये भी हम करते हैं तो भी व्हाइट डिस्चार्ज हमारा एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच शहद और कांच के गिलास में लें, इसमें कैंगन पानी फ्रेश निकाल के डालें। तो ये भी अगर आप 1 महीना डेली करते हैं और जो इसका पहला वाला प्रयोग मैंने जो चावल वाला बताया, अगर ये 2 प्रयोग आप करते हैं तो आपको व्हाइट डिस्चार्ज में 100% आपको जो है फायदा मिलेगा। अभी हम इस पे एक सेशन अलग से लेंगे, एक वुमन सेशन, जिसमें इसको और पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, है ना? बांझपन इतना आजकल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे भोजन और पानी में लेड तथा क्लोरीन की मात्रा बढ़ गई है। फास्ट फूड हम खा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, वेज हॉट डॉग, है ना? छोले वाले जो हॉट डॉग्स है ना, ब्रेड, ये सब चीज़ें हम खा रहे हैं, क्लोरीन युक्त पानी जो पी रहे हैं, इसके कारण जो है बांझपन इतना बढ़ रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है। तो कैंगन पानी एक तो क्लोरीन मुक्त है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त है और लेड और क्लोरीन से भी मुक्त है। इन सारी चीज़ों से मुक्त होने के कारण और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको पूरा खोल देता है। जो फैलोपियन ट्यूब्स आपकी जाम है, जो गर्भाशय आपका श्रिंक हो गया है, उसको जो है ये प्रॉपर नॉर्मल शेप में ले आता है। इस कारण से जो है कैंगन पानी पीने से जो है नॉर्मल डिलीवरीज़ हो रही हैं। उसके साथ कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कैंगन पानी से हम कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि क्लोरीन निकल जाएगा, लेड निकल जाएगा, आयोनाइज़्ड पानी पिएँगे, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर इस पानी में है, तो ये निश्चित तौर पे सारी ट्यूब्स को जो है सही करेंगे, नॉर्मल करेंगे। हम अभी जो एक सेशन पूरा फीमेल्स के लिए लेंगे, उसमें इन सब चीज़ों को डिटेल में हम कवर करेंगे, ठीक है? गर्भावस्था में सहायक हो सकता है, बिल्कुल सहायक हो सकता है, ऑक्सीडेशन को रोकेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकेगा। आपने जो भी ये ऑक्सीडाइज़्ड फूड खाया है, उसके कारण जो अंदर जो श्रिंकेज हुए हैं, जो सारी चीज़ें जो श्रिंक हुई हैं, उन सारी चीज़ों को सामान्य नसों-नाड़ियों को सामान्य करेगा। जब सामान्य करेगा, तभी जाके जो जब गर्भाशय यूट्रस सामान्य होगा, जब एंडोमेट्रियम सामान्य होगा, तब जो है आप कंसीव कर पाओगे, ठीक है? पीसीओएस की समस्या और कैंगन पानी ना, पीसीओएस मतलब पीरियड्स रुकते ही नहीं, कंटीन्यूअस होते हैं, 20-20 दिन पीरियड्स चलते रहते हैं, है ना? ब्लड लॉस होता रहता है, फाइब्रॉइड सिस्ट के कारण ना पेट में दर्द होना, म बिल्कुल क्रैम्प्स आना, ये एक पीसीओएस की जो समस्या है, इसमें हम कैंगन का रोल क्या है, कैसे है? तो सबसे इम्पोर्टेंट इस स्लाइड को थोड़ा-सा ध्यान दें। 20 ग्राम दालचीनी को 1 कप स्टील में जो है मिला लें साबुत, भिगोकर इसको 9.5 पीएच का पानी में इसको रख दें डीप फ्रीज़र में, ताकि इसका पूरा बर्फ बन जाए। जैसे ही ये बर्फ बन जाएगा, दालचीनी अपने सारे के सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, वो रिलीज़ कर देगी इस पानी के अंदर। तो 20 ग्राम दालचीनी लेना है साबुत, जैसा पिक्चर में बताई गई है, और उसको जो है 9.5 पीएच के पानी में इसको रख देना है। ये पानी सीधे डीप फ्रीज़र में रख देना है, फ्रिज के अंदर जो डीप फ्रीज़र होता है। जैसे ही बर्फ जम जाए, इसको आप निकाल लें और वापस जब ये सामान्य पानी हो जाए, तब दालचीनी को आप चूस लें। दालचीनी को चूस लें, उसको फेंक दें और उसके बाद ये जो पानी है, इसको सुबह-शाम लें। 3 दिन आप लगातार करें, पर जब जब पीरियड हो रहा है उस समय ना करें, उसके पहले करें, 3-4 दिन पहले या फिर 3-4 दिन बाद में। तो आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या जो आपको जो पेट में जो दर्द हो रहा है, जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, मरोड़ें उठ रही हैं पीरियड्स के दौरान, ये जो है आपकी शांत हो जाएँगी। इसके बाद सेकंड प्रयोग इसी पानी से पीसीओएस में अगर हम करेंगे, तो मेथी दाना जो है, 2 चम्मच मेथी दाना काँच के जार में 9.5 पीएच के पानी में 6 से 8 घंटे भिगो कर रख दें। मतलब रात को जो है हम पानी निकाल लें, उसमें 2 चम्मच मेथी दाना भिगो के रख लो और पीरियड्स के पहले या बाद में इसको हम जो है इसका सेवन करें। जो है सुबह-शाम 2 बार खाली पेट 1-1 चम्मच। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं 2-3 दिन, तो उसमें भी जो है हमको पीसीओएस में, पेट दर्द में, क्रैम्प्स में हमें बिल्कुल राहत मिलेगी। उसके बाद अगर हमको यूटेरस क्लीन करना है, में दर्द हो रहा है, तो ये तीसरा प्रयोग है। इसमें जो गेंदे के फूल दर्शाए गए हैं, तो उसका जो हरा पोर्शन है वो फेंक देना है। हम 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो जो ताज़ी हम पत्तियाँ ले लें, कैंगन पानी में इसको भिगो के रख दें, अपना ये काँच का जार लें और इसमें 9.5 पीएच डालें, इसमें पत्तियाँ डालें और इसको भिगो के रख दें और 6 से 7 घंटे सूरज की रोशनी में इस पानी को रख दें। उसके बाद जो है ये पत्ती अपना जो ये पंखुड़ियाँ हैं, ये फेंक दें और जो है इसको जो है केवल 2 दिन खाली पेट इसको 2 बार पिएँ सुबह-शाम। तो इस प्रकार का अगर हम प्रयोग करते हैं, 2-3 दिन करना है, आपको फ़ायदा लगने लगेगा, है ना? पीरियड्स के पहले, 3-4 दिन पहले आप इस प्रयोग को करें, जब भी आपको मरोड़ें-वरोड़ें आती हैं। तो इसके भी एक बहुत सॉलिड प्रयोग है, जिसमें कि वो दर्द होना, वो सारी चीज़ों से आपको छुटकारा इमीडिएट मिल जाएगा। इसी का दूसरा प्रयोग है कि हम इन पत्तियों को सुखा दें, धूप में सुखा के रख दें और स्टील के कहीं में बरनी में भर के रख दें और पानी 9.5 पीएच को गरम करें, गैस बंद करें और इन सूखी पत्तियों अपने पंखुड़ियों को डालें
कुछ ऊपर से ढक के रख दें, उसके बाद इसका सेवन करें। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं जब गेंदे का सीजन होता है ना? जब मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास गेंदा आता है, अभी भी अगर गेंदा आ रहा है तो ताजी ताजी पंखुड़ियों के साथ ही प्रयोग किया जा सकता है, नहीं तो इन पंखुड़ियों को सुखाकर तो फिर उसके अगर हम इनको सुखा देंगे तो फिर हमें कैंगन पानी को गर्म करना पड़ेगा। जो पहले वाला जो प्रयोग था वो नेचुरल था, है ना? से सूरज की रोशनी को ये प्योर नेचुरल प्रयोग था कि हम ताजी पंखुड़ियाँ लेके आए 2 दिन बाज़ार से फूल लेके आए, हरा पोर्शन फेंक दिया, काँच के बर्तन में पानी डाला, पंखुड़ियाँ डाली और 6 से 7 घंटे तक इसको सूरज की रोशनी में रख दिया। तो ये नेचुरल प्रयोग है और इसमें थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल हो गया क्योंकि हम इनको सुखा रहे हैं, फिर पानी को गर्म कर रहे हैं, फिर इसमें डाल रहे हैं, तो ये प्रयोग जो है थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल है। तो पर आप ट्राई कर सकते हैं जैसा आपकी सहूलियत हो और ये दोनों ही प्रयोग लाभकारी हैं, यूट्रस इससे साफ हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले के प्रयोग में बताया था कि आपको ग्रीन जूस, धनिया पत्ता जो डिटॉक्सिफ़िकेशन है, वो तो हमें नियमित 1 महीना करना ही है ना? 2-3 टाइप की जो चीज़ें हैं, धनिया पत्ता, पालक पत्ता, लौकी, टमाटर, इनको 9.5 में आप डिप करके रखें और डिप करके रखने के बाद आप इनको एक आधे घंटे बाद इनको मिक्सर में डालें, फ्रेश 9.5 डालें, जिसमें डिप किया है वो पानी फेंक दें। और ये जो है इसका जूस बना है इसको छान के पिएँ, 1 महीना अगर आप ऐसा कर लेंगे 5 से 8 ग्लास जूस पी लेंगे तो पूरा लिवर और किडनी और आप सब कुछ डिटॉक्स हो जाएगा और उसके बाद जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो ये और ज़्यादा कारगर होगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रयोग हेल्दी चाइल्ड और 11.5 पीएच का क्या यूज़ है ना, तो ये आपको जब भी आप कंसीव हो जाती हैं, आपको ये तीसरे महीने जब ये सूचना लगती है सेकंड मंथ, थर्ड मंथ की आप प्रेग्नेंट हैं, तब आप 11.5 पीएच के पानी में 20 मिनट जो है आपके तलवों को भिगो कर रखें, जैसा इसमें बताया गया है क्योंकि ऐसा करने से आपके तलवे साफ होंगे। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी के तलवे अगर ठीक तरीके से साफ नहीं होंगे, तो बच्चे को बहुत सारी मानसिक बीमारियाँ हो जाती हैं, उसमें स्पेशली ऑटिज़्म का वर्णन है। तो बच्चे को अगर ऑटिज़्म हो रहा है जब वो पैदा हुआ उसके बाद उसको कुछ मानसिक दुर्बलताएँ हो रही हैं, तो इसका कारण ये एक है कि जो है ऑक्सीडाइज़्ड फूड ज़्यादा खाया गया है, दूसरा जो है पैर के तलवे जो हैं, उनकी सफाई पे ध्यान नहीं रखा गया। तो जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, अगर ये 9 जिनके पास ये मशीन है और उनके पास 11.5 पीएच का पानी का प्रयोग करें, प्रतिदिन इसमें फूड सोक अपना सोक करें। इसमें चाहें तो उसको थोड़ा गुनगुना करके उसमें नमक भी डाला जा सकता है और ये 20-25 मिनट ऐसा करके इस पानी को रात को सोते समय करें और उस पानी को फेंक दें। तलवों को अच्छे से साफ करें, तौलिए से पोंछें और ये नित्य करें। ऐसा करने से बच्चा हेल्दी पैदा होगा, उसका मेंटल लेवल जो है, वो अबव स्टैंडर्ड होगा, उसको ऑटिज़्म या इस प्रकार की बीमारियाँ होने के चांसेस जो है कम रहेंगे। तो ये विशेष ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं, ये जो स्लाइड जो है, कि हम किस प्रकार से जो है थोड़े-मोटे, छोटे-मोटे करेक्शंस करके क्योंकि अज्ञान के अभाव में ये सब होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये स्लाइड हमने स्पेशल बनाया है कि वो रात को 11.5 पीएम में फूड सोकिंग ज़रूर करें, ताकि उनके तलवे जो हैं वो क्लीन रहें और तलवे क्लीन रहेंगे तो जो भी बच्चा पैदा होने वाला है उसमें ऑटिज़्म का शिकायत नहीं रहेगा। अभी काफ़ी ये पीसीओडी, पीसीओएस के लिए हमने बनाया था। ये स्लाइड एक्चुअली सभी के लिए है, जो भी बुज़ुर्ग हैं, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, अगर ये 4 प्रकार के बीज इनको आग पे सेकना नहीं है, इनको जो है आपको इनका पाउडर बना लेना है बिना आग पे सेके और अलग-अलग डब्बों में इनको आप भर के रख दो और जब भी आप खाना खाने बैठो दोपहर को और रात को, तब जो है आप इन चारों में से एक-एक चम्मच लो, इसका सेवन करो। जिन महिलाओं को का गर्भ जो यूट्रस जो कमज़ोर है, वो इससे मज़बूत हो जाएगा। पीसीओडी, पीसीओएस में उनको राहत मिलेगी। उसके बाद कोई ट्यूमर होंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएँगे। अगर बुज़ुर्ग महिलाएँ इनको लेंगी तो घुटने में दर्द होना, आलथी-पालथी मान के नहीं बैठ पाना, वो सारी जो समस्याएँ हैं, वो उनकी सॉल्व होने लगेगी। जेंट्स अगर इसको लेंगे तो उनमें अगर कोई घुटने का दर्द हो रहा है, कोई क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो है ना, जो है चश्मे का नंबर तक जो है इसमें उतर जाता है, कम हो जाता है, उतर जाता है, वो ये मात्र 10 दिन में हो जाता है। तो मेरा खुद का हुआ है, तो ये जो प्रयोग है, ये क्योंकि मैं भी 8-10 दिन से प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये चारों जो है सभी महिलाएँ, चाहे वो कंसीव करना चाहती हों, यंग हों या बुजुर्ग हों, इसका प्रयोग कर सकती हैं, जेंट्स भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चारों को पीस के रख दें बिना गर्म करे और खाना खाते समय एक-एक चम्मच खाएँ, तो यूट्रस भी जो है अगर श्रिंक हो गया है तो नॉर्मल साइज़ का हो जाएगा। और नेक्स्ट स्लाइड है सीड साइक्लिंग जिनको भी कंसीव करना है, कंसीव नहीं होना है या कोई प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे की, तो वो लोग जो एमसी होने के तुरंत बाद के जो 14-15 दिन है, उसमें ये 2 प्रकार के बीज खाएँगे, जो हरा है और जो अलसी है। और आफ्टर जो 15 दिन के बाद जो पीरियड जो आने वाला है, उस वो जो पीरियड समय है, उसमें सफ़ेद तिल और सूरजमुखी ये खाएँगे। इसको सीड साइक्लिंग है ये, इससे आपको गर्भधारण में जो है सहायता मिलेगी। अगला जो है धनिया पत्ते का प्रयोग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको।
और बाल बहुत झड़ रहे हैं, इस समय सफेद हो रहे हैं, तो ये 6 प्रकार के रस हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसमें से जो नमकीन रस जो है, ये अगर हम ज्यादा ले रहे हैं तो हमारे बाल सफेद हो जाएंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या है, सुबह उठें, जैसा मैंने बताया, या तो ग्रीन जूस लें, और उसके बाद जो है दोपहर तक, मतलब 12:30 12:40 तक सभी लोग ये ध्यान रखें कि ना तो ऑयल की कोई चीज लें, ना तो जो है नमक लें। घूट घूट करके कैंगन पानी पीते रहें, और आंवला एलोवेरा जो है कैंगन पानी में ले लें। अगर इस प्रकार से वो करते हैं तो कुछ ही दिनों में देखेंगे उनके बाल जो है काले होने लगेंगे, शुगर के लेवल सामान्य होने लगेंगे, कोलेस्ट्रॉल सामान्य होने लगेगा। सारी चीजें सिर्फ इतना प्रोटोकॉल करने से ही सामान्य हो जाएंगी। बाल तो काले होंगे ही होंगे, उसके बाद जो सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, शरीर में एनर्जी आ जाएगी, डिसऑर्डर सारे चले जाएंगे। तो 12:40 तक जो दोपहर में हमें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आंवला एलोवेरा कैंगन पानी के साथ हम ले लें, 1 चम्मच आंवला पाउडर कैंगन 9.5 के साथ, जिसके बाद जूस है वो 60 ml आंवला जूस ले सकता है, एलोवेरा जूस 60 ml, और उसके बाद कैंगन पानी 60 ml। तो इस प्रकार से लेंगे और घूट घूट करके 9.5 पीते रहें। 12:40 के बाद फिर आप जो है ग्रीन जूस से स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा जो है तेल चिकनाई जितना लेट खाएंगे उतना अच्छा है। जो है ग्रीन जूस से स्टार्ट कर सकते हैं, सैलेड से चालू कर सकते हैं, और फिर रोटी सब्जी इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, है ना। बालों को शैम्पू करने के पश्चात कंडीशनर क्यों लगाना है, क्योंकि कंडीशनर अम्लीय होता है। बालों को जो है अम्लीय वातावरण चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, इसलिए शैम्पू के बाद आप ब्यूटी वाटर से बाल जरूर धोइए, या फिर 2.5 से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा, और आपको डैंड्रफ नहीं होगा, बाल नहीं झड़ेंगे, गंजेपन से भी आप दूर रहेंगे। ठीक है, हमारी स्किन का आदर्श पीएच कितना है, 5.5 to 6 है। त्वचा अगर ऑयली हो तो ऑयली त्वचा की पहचान क्या है, जब आपका स्किन का पीएच 5.5 से पीछे चला जाएगा तो आपकी त्वचा तेली हो जाएगी, उसपे पिंपल्स आने लगेंगे। जब आप साबुन का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो त्वचा आपकी अल्कलाइन हो जाती है, क्योंकि साबुन अल्कलाइन होता है, तब आपको एक्जिमा या चर्म रोग होते हैं। तो जब हमें चर्म रोग हो तो फिर हमें 2.5 pH का पानी, या 2.5 pH के पानी में नैपकिन भिगो के उस एरिया पे लगाना है। क्योंकि हमने अगर साबुन का ज्यादा प्रयोग किया है स्किन पर, तो स्किन हमारी अम्ली हो जाएगी, उसमें एक्जिमा होने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन होने के। तो ये ध्यान रखिएगा। और पीएच 7 पीएच या न्यूट्रल पीएच पे अगर स्किन आ जाएगी तो स्किन ड्राई होने लगेगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम चेहरा भी अगर धोएं तो ब्यूटी वाटर का प्रयोग करें, या 2.5 ब्यूटी वाटर इज वेरी गुड। और अगर तेली त्वचा हो गई है, 2.5 4.5 अगर त्वचा हो गई है, तो फिर हम 11.5 पीएच से जो है बॉडी पे चेहरे पे मारें, है ना, चेहरे पे मारें इन द सेंस स्प्रे करें, ताकि जो है वो तेली त्वचा जो है उसका स्किन का पीएच बढ़ जाए। तो हम 9.5 का पीएच का भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारी त्वचा बहुत ज्यादा तेली है, तो हम 9.5 पीएच का स्प्रे चेहरे पे 2 से 3 बार दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही स्किन हमारी नॉर्मल हो जाए उसके बाद ये प्रयोग बंद कर दिया जाए, और फिर ब्यूटी वाटर का ही स्प्रे किया जाए। तो ये चीजें ध्यान रखें। कील मुंह से फोड़े फुंसी अगर हो गए हैं तो 9.5 पीएच के पानी में केला, धनिया पत्ता, इनको मिक्स करके पहले तो इनको भिगो के रखें 9.5 में, और आधे घंटे बाद जो है इनको आप इनका अच्छा स्मूदी बनाएं, कैंगन पानी मिलाएं, जो पानी भिगोया उसको फेंकें। तो आप देखेंगे कि ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक है। केला जो है ये स्पर्म काउंट भी बढ़ाएगा, आपके गर्भाशय को हेल्दी करेगा, आपका कील मुंह से फोड़े फुंसियां ठीक करेगा। ये सारे काम केला और धनिया पत्ता आपके कर देगा। यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया, विटामिन ये सामान्य करेगा, ब्लड प्रेशर सामान्य करेगा। तो आपको करके देखिए इस प्रयोग को। कील मुंह से अगर चेहरे पे है तो क्या करें, तो आइस क्यूब्स जमा लें ब्यूटी वाटर के बका, थोड़ा सा ब्यूटी वाटर ठंडा करके रख दें, और कुछ ब्यूटी वाटर के आइस क्यूब्स डीप फ्रीजर में जमाएं। ठंडा पानी एक बाल्टी में लें, ब्यूटी वाटर, उसमें आइस क्यूब्स डालें, और चेहरे को बार बार डिप करें निकालें, डिप करें निकालें। ऐसा अगर हम करेंगे वो भी हमारे फोड़े फुंसे चले जाएंगे, और चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, कांति आ जाएगी। तो इसका प्रयोग करके देखें। पैनक्रियाज किस पीएच पर काम करता है अच्छा काम, तो पैनक्रियाज आपका 8.2 पीएच चाहिए पैनक्रियाज